नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लब जिहाद जबरन धर्मांतरण। दिल्ली में मौत के घाट उतारने वाले जिहादी उन्माद की हैवानियत आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन दिल्ली की धरती एक बार फिर से जिहादी चाकू से लाल हो गई है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक 16 साल का अपराधी निर्मम तरीके से हत्या करता है, अरबों भी महज 300 रुपए की लूट के लिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कभी लब जिहाद तो कभी जबरन धर्मांतरण। दिल्ली में मौत के घाट उतारने वाले जिहादी उन्माद की हैवानियत तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन दिल्ली की धरती पर एक बार फिर जिहादी चाकू से हुए कत्ल से लाल हो गई है। और मरने वाले युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बिरयानी खाने के लिए 350 रुपए नहीं दिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में हुई हत्या की इस वारदात का खौफनाक वीडियो आपका दिल दहला सकता है। देखिए, जिहादी चाकुओं से गोदता रहा, मृतक तड़पता रहा। हत्यारे ने शव को एक या दो नहीं 60 से अधिक बार चाकुओं से गोदा। कभी गले पर तो कभी सिर पर, कभी आंख पर तो कभी पूरा गला रेतता रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम देने के बाद हैवान लाश के पास नाचता रहा। लाश को 20 से 25 मिनट तक घसीटता रहा। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं बाहर निकली तो जिहादी चाकू हवा में लहराकर उन्हें डराता रहा। पुलिस के बयान के मुताबिक आरोपी को दबोच लिया गया है। उसके पास से चाकू भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाहे श्रद्धा वालकर हत्याकांड हो या साहिल ने साक्षी का कत्ल किया हो, आखिर कब तक राजधानी दिल्ली जिहादी चाकू से लाल होती रहेगी? क्या पुलिस प्रशासन जिहादी हैवानों पर नकेल कस पाएगा या यूं ही जिहादी कट्टरता का खूनी खेल चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाजिम नाजिम जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शिशिर जी, एक के बाद एक दिल्ली में घटनाएं होती हैं, एक के बाद इस तरह की हत्या के मामले सामने आते हैं, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक 16 साल का लड़का सिर्फ 300 रुपए के लिए बेरहमी से हत्या कर देता है, आसपास के लोगों को डराता है और फिर हत्या करने के बाद वहीं खड़े होकर नाचता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या? जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जिस प्रकार से धार्मिक पुस्तक में कट्टरता सिखाई गई है, जिस प्रकार से अभी फिलिस्तीन में जो विवाद चल रहा है इजराइल के साथ, हमास वाला, वहां पर ईरान ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि इजराइल ने कहा है कि हम पूरी हमास को खत्म कर देंगे। ईरान ने कहा कि उसको लेकर मैं बताना चाहता हूँ, ये कभी नहीं खत्म होगा, ये एक सोच है, एक विचार है। तो जिस प्रकार से धार्मिक पुस्तक में 22 आयतें हैं, उनको लेकर के जिस प्रकार से कट्टरता परोसी गई है, उसका परिणाम है। आप धर्म किस लिए होता है? धर्म इसलिए होता है कि हम लोग अपना काम काज खत्म करके शाम को जब जाएं, ईश्वर का आभार व्यक्त करें कि ईश्वर हमको शांति दे, हमारे परिवार को सुख संपन्नता दे। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी पूरी दुनिया में है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक दुनिया बनाना है। दूसरी तरफ एक विचारधारा है, वो पूरी दुनिया को ईसाइयत से जकड़ना चाहती है। तो ये सब जो सोच है, इसकी वजह से जहां जहां पर इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी, वो इस तरह के फसाद कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में
जहां देखिए आप, जहां फिलिस्तीन का झगड़ा हो, चाहे पाकिस्तान में आतंकियों का मामला हो, हिंदुस्तान में यहाँ देख लीजिए, इराक में, ईरान में, सीरिया में, जहां जहां देखते हैं, अफगानिस्तान में तो ये हालात हो गए कि हवाई जहाज पे लटक के लोग अपनी जान बचा रहे हैं। मतलब दूसरे धर्मों के प्रति नफरत तो है ही है, इनको अपने धर्म के अन्य फिरकों से भी नफरत है। तो ये सोच इनको कहाँ ले जाएगी? असल में हो क्या रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करना, ज्यादा शादियां करना, इसकी वजह से ये शिक्षा की जो कमी हो रही है, उसकी वजह से ये इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। कैसे साक्षी को मारा गया आपने देखा, कि कैसे श्रद्धा कांड हुआ देखा, पूरे देश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं। तो सरकार को भी सख्ती करनी होगी, और ऐसी आयतों को लेकर के किसी हिंदू ने नहीं, मुस्लिम समाज से आने वाले जो हमारे वसीम रिजवी जी जो है, जो अब उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। लेकिन होता है क्या, ये कमजोर फैसलों के कारण इस तरीके के आफत पूरी दुनिया पे बनी रहेगी। अब हालात ये कि हाजिम नाजिम जी का भी परिवार सुरक्षित नहीं है, शिशिर चतुर्वेदी का परिवार सुरक्षित नहीं है। गर्दन का मतलब कितनी छोटी सी घटना है, 350 रुपए की बिरयानी के लिए जो उधार मांगा उसके लिए मार दिया। इससे पूर्व में एक घटना दिल्ली में घटी थी, आपको शायद याद हो, एक क्रिकेट के मैच को लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों ने बच्चे के खेल में उसके पिता जो है डॉक्टर, उनको बच्चे के सामने पटक के मार दिया था दिल्ली में। तो दिल्ली का जो में जो हालात है, उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि वहां की व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, कानून व्यवस्था किसके, केंद्र के हाथ में है, तो केंद्र सरकार को इसमें चाक चौकन्ना होना पड़ेगा, वरना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। और मुस्लिम मौलानाओं से और उनसे कहना होगा कि ऐसी सोच के लिए अपनी मस्जिदों से लोगों को समझाएं कि इस तरह की घटनाएं अच्छी बात नहीं। ठीक है शिशिर जी। हाजिम नाजिम जी, आखिर इतनी कट्टरता आती कहां से है कि जिस कदर बेरहमी से यह हत्या की जा रही है, उसको मारने के बाद फिर 100 बार कम से कम उसको चाकू मारा गया, गला रेता जा रहा है, लाश को घसीटा जा रहा है, और फिर वो वहीं पर नाच भी रहा है। तो ये इतनी कट्टरता कहां से आई? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी हत्या करी गई है, देखिए हम ऐसे जो वारदात हुई है उनके कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं, ये मानसिक रोगी हैं, इनके जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि एक कत्लेआम करना, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन राणा जी, जिस तरीके से अभी ये हत्या जो हुई है, इस हत्या केवल 350 रुपए के ऊपर हुई है, और 350 रुपए उन्होंने मांगा उधार, तो उसने दिया नहीं। इसी को लेकर एक विवाद हो गया, विवाद के तौर पे उसको मार दिया गया, और तुम्हारा निर्मम हत्या है। देखिए हम बिल्कुल ऐसे जो का वो करतूत है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और पीड़ित को इंसाफ मिले, हम पीड़ित के साथ हैं। और रही बात राणा जी, अब मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से अभी हमारे हिंदू महासभा के शिशिर जी ने अभी बहुत सारी बातें बताई, इन्होंने भारत से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गए, पाकिस्तान से इराक और आपके फिलिस्तीन तक पहुंच गए। इन्होंने पवित्र कुरान शरीफ जो है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ टिप्पणी करी। देखिए मैं इनकी बात को भी कंडेम करता हूं कि इन्होंने इस तरीके की पवित्र पुस्तक के बारे में बात करी है। और रही बात, देखिए मेरा कुरान के अंदर हमेशा अच्छाइयों को बताया गया है। इस्लाम से प्रभावित होकर ही लोग बाग रिसर्च करते हैं और इस्लाम के अंदर दाखिल भी होते हैं। और देखिए कट्टरता कभी कुरान के अंदर नहीं, कुरान हमेशा एक अच्छाई का मैसेज देता है और बराबरी का मैसेज देता है, सबके साथ किस तरीके से हाजिम जी, जिस कुरान को सामने रखकर, हाजिम जी जिस कुरान को सामने रखकर ये बताया जाता हो कि जिहाद करो, जिस किताब को सामने रखकर ये बताया जाता हो कि आप चाहे जैसे करो लेकिन अपने धर्म को फैलाओ, और उसके बाद 72 हूर का लालच तक जो किताब दिखाती हो उसे पवित्र हाँ राणा जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात को मैं एक काउंटर करता हूं। जो अभी आपने सवाल करा, आपने 72 हूरों का तो नाम लिया, आपने 1000 अप्सराएं का नाम नहीं लिया जो महाभारत के अंदर कहा गया था। कहाँ कहा गया? 1000 कहाँ कहा गया? ग्रंथ के अंदर है, ग्रंथ कहाँ कहा गया? 1000 अप्सराएं का जब युद्ध के अंदर बताया गया कि जितने भी युद्ध में लड़ रहे हैं उनको 1000 अप्सराएं का मिलेगी। ये वाली कहानी किसने जोड़ी? ये कहानी किसने जोड़ी? हमारी महाभारत में तो नहीं है ये कहानी, किसने जोड़ी? शिक्षा की कमी है। स्कॉलर साहब, हाजिम साहब, ये भी हाजिम जी अपनी बात को, शिक्षा की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 1000 हाजिम जी मैं भी वही कह रहा हूँ। हाजिम जी
अपनी बात को ऊपर रखने के लिए हमने 72 कहा तो आप 1000 ले आए और जबरदस्ती महाभारत में जोड़ दिए कहानी। जबरदस्ती नहीं, महाभारत में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको इसका पूरा प्रमाण दूंगा। चलिए, मैं आपको समय देता हूं, आप प्रमाण दीजिए। मैं आपको समय देता हूं, आप प्रमाण दीजिए। वेद साहब, जिस हत्या की हम बात कर रहे हैं और जिस वारदात की बात कर रहे हैं, क्या इसे धर्म की कट्टरता के आधार पर देखें या पुलिस की उस नाकामी के आधार पर देखें जो दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं? देखिए राणा जी, मैं वेलकम थाने का एसएचओ रहा हूं। हाँ। और काफी लंबा अरसा रहा हूं। हाँ। वेलकम नाम की कोई जगह नहीं है। जब जामा मस्जिद से मजदूरों को, झुग्गी वालों को हटाकर एक जगह अलॉट की गई थी जिसको आप वेलकम का नाम देते, वहां पर इस तरह का कोई नहीं है। थाना जरूर बन गया है। उस कॉलोनी का नाम है मजदूर जनता कॉलोनी और रिसेटलमेंट कॉलोनीज है। यूपी से लगा हुआ इलाका है। और जिस टाइम मैं एसएचओ था उस टाइम वहां 122 हिस्ट्री शीटर थे और पानी के गिलास के ऊपर 25 पैसे का पानी का गिलास था, उस पर मर्डर हो गया था। इसके पीछे एक कारण नहीं है, वहां पर शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। शिक्षा के नाम पर जीरो है। हालांकि सरकार ने तमाम स्कूल, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले हुए हैं, परंतु वहां मुस्लिम कम्युनिटी 90% मुस्लिम कम्युनिटी है, 10% हिंदू कम्युनिटी है। मेजोरिटी मुस्लिम्स है। वो शिक्षा की तरफ जीरो ध्यान है उनका। ध्यान वहां पर एक ऐसा इलाका है दिल्ली का जहां से क्रिमिनल को एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरी दिल्ली में क्रिमिनल, जेब तराश, चोर, उचक्के जितने भी हैं वो सारे बसते हैं। मैं अपने पास से कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूं जो रिकॉर्ड में है, जो कड़कड़डूमा की अदालतें कहती हैं, जो थाने का रिकॉर्ड बोलता है। तो वहां पर आप देखें कि किस तरह की जो एक डेवलपमेंट परवरिश हो रही है। जो आपने जिस मर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक आम बात है वहां पर। ये तो चूंकि प्रकाश में आ गया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। कट्टे चलाना, गोली मार देना, पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे जो वहां पर दंगे हुए उसमें तमाम पुलिस के एक्शन हुए, उसके बावजूद भी पुलिस को बड़ी सतर्कता बरतनी मैं इसीलिए ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसको किसी धर्म से जोड़कर नफरत के तौर पर देखें या फिर ये पुलिस की नाकामी है कि उसकी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं हो पा रही है और इसलिए ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि इसी आरोपी का नाम एक और हत्या में है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पुलिस को नाकामी कह देना तो बहुत आसान है। अब जिस लड़के को आप चाकू लहराता देख रहे हैं, जब इसका अदालत के अंदर मामला जाएगा, ये तो शुक्र है कि सीसीटीवी फुटेज आ गई है तो इसलिए ये कन्विक्शन में चले जाएगा केस, परंतु वहां पर कोई भी आदमी इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा अदालत के अंदर। और कानून का सिस्टम भारत देश के अंदर यह है कि बिना सबूत के आप किसी को कोई अदालत सजा नहीं कर सकती। और आप देखेंगे जो सबूत के नाम पर जीरो हैं और जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको धता बताते हुए इस तरह के क्रिमिनल बार बार इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें पुलिस का दोष लगा देना ये केवल बेईमानी है पुलिस के साथ में, क्योंकि पुलिस जो है जन है वो अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से निपटाते हैं। वहां पर वेश्यावृत्ति, शराब, सट्टा, कौन सा ऐसा क्राइम है जो वहां पर नहीं होता? यूपी से तमाम इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं, संबल है, मुरादाबाद है, रामपुर है, वहां से क्रिमिनल आते हैं, उनको शरण दी जाती है और तमाम तरह के क्राइम वहां पर होते हैं। वेद साहब, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कमी किसकी नजर आती है, खामी कहां पर है इसकी? ये इस जगह की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं, इस जगह पर बदमाश फल फूल रहे हैं, ये किसकी कमजोरी है, किसकी खामी है? ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको जड़ पर जाना होगा। शिक्षा का अभाव है। जिस तरह से वहां पर मदरसे चलते हैं, जिस तरह से वहां हर गली के अंदर मस्जिद है, मतलब वहां शिक्षा की तो मतलब नाम पर जीरो। और मस्जिद यदि आप जाके देखेंगे, मस्जिद के खिलाफ नहीं हो, मस्जिद आप बनाए, बढ़िया से बढ़िया मस्जिद बनाए, हर गली नुक्कड़ पर आपको अजान मिलती सुनाई दे जाएगी, परंतु वहां पर क्या शिक्षा दे रही है? क्या यही सिखाया जा रहा है कि आप शराब पीकर बेतहाशा एक बच्चे को, आप अपनी उम्र के बच्चे को 350 रुपए के लिए केवल उसका मर्डर कर देना है? उनके परिवार की क्या स्थिति, क्या उनके परिवार शिक्षित है? जबकि वो इलाका बड़ा धनाढ्य हो चुका है, वहां पर जीन्स का बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों रुपए का व्यापार। सरकार की नाकामी कहा जाए? सरकार की नाकामी नहीं, ये इनके हालात ही ऐसे हैं कि अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, कंट्रोल में आ रही हैं। जिस तरह पहले दंगे होते थे, आपको ध्यान होगा दिल्ली का बहुत बड़ा दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसमें बड़ी भारी लार्ज स्केल पर मौतें हुई थी, परंतु उस तरह के दंगे अब ऑलमोस्ट जीरो हो गए।
क्योंकि ये तमाम पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन ये चीजें तो होती रहेंगी। अपराध को जीरो नहीं किया जा सकता, परंतु कम किया जा सकता है। उसके लिए तमाम तरह की कोशिशें पुलिस करती रहती है। वहां के जो डीसीपी हैं जॉय टर्की, आप देखें किस तरह से 24 घंटे वहां पर मुस्तैदी से काम करते हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वहां पर SHO, तमाम पुलिस का सिस्टम है। परंतु मैंने बताया कि सबूत, वहां के लोग ही जब सबूत देने के लिए सामने नहीं आएंगे तो मैं और आप स्टूडियो से बैठकर तो सबूत देंगे नहीं, अदालतें सबूत मांगेंगी। अब ये लड़का जिसको चक्कू मारे गए, अब ये इसकी प्ली लेने के लिए बहुत सारे वकील खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो जामा मस्जिद के इमाम भी आते हैं, इनके बचाव में इस तरह के लोग भी आते हैं जो जिनकी शख्सियत मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ी मानी जाती है। जामा मस्जिद के इमाम का यहाँ बड़ा भारी हस्तक्षेप रहा है, यहाँ पुलिस के ऊपर दबाव रहा है उनका। हालांकि अब जीरो हो चुके हैं जामा मस्जिद के इमाम, अब पुलिस अपना काम करती है। अब जो भी एविडेंस आएंगे उनको तो निर्णय अदालतें ही करेंगी ना कि किसको अप्रिशिएट किया जाए, क्या एविडेंस को माना जाए ना माना जाए। वो कहते हैं ना, बोया आम बबूल का तो पेड़ कहां से हुए। जब आप वही शिक्षा वो दे रहे हैं, वहां मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। माँ बाप अनपढ़ हैं, केवल एक फैक्ट्री लगाने से, जीन्स सिलने से शिक्षा नहीं आ जाती। और उसमें चाकू भी रिकवर हो चुका है। तमाम जो एविडेंसेज हैं वो तमाम पुलिस इकट्ठी कर चुकी है। पुलिस अपने जो मिशन है, अपना काम है, उसमें पूरी तरह से कामयाब रही है। मुलजिम में पकड़ा जा चुका है। शिशिर जी, क्या इन घटनाओं का मूल कारण या उस जगह पर वेलकम के आसपास की उस एरिया में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, अशिक्षा है, जो भी कुछ है, क्या उन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि मुस्लिम आबादी का अधिक होना? पहले ही आपसे बताया कि जब 2 बच्चे होते हैं आदमी के तो अच्छी शिक्षा दीक्षा सब आदमी देता, पढ़ाता, लिखाता, विकास के रास्ते में ले जाता है। इनका जो ईरान ने बहुत महत्वपूर्ण बात दुनिया के लिए कहा है कि ये एक विचार है, और विचार वाकई में विचार क्या है, दुनिया को में इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करना, टर्की के खलीफा का राज नहीं, टर्की तक नहीं जा रहे हैं। शिशिर जी, वैसे ही मैं हिंदुस्तान तो ये जानना चाहता हूं कि ये स्थितियां सुधरेंगी कैसे? ये स्थितियां ऐसे सुधरेंगी कि हमारी सरकारों को इनकी जो ये व्यवस्थाएं, जो एक तरीके शुद्ध भाषा में कहे तो राक्षसी प्रवृत्ति है, इसको खत्म करने के लिए मदरसों पे कड़ाई शिक्षा, जो आम शिक्षा जो देश की जो सबको मिल रही है वो शिक्षा से इनको जोड़ना होगा। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना होगा पूरे देश में। इनको जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, इस तरह की घटना आप देखिए, यहाँ जो घटना हुई है, जहां तक मेरी जानकारी में दोनों मुस्लिम ही समाज के लोग हैं, बच्चे नाबालिग। तो आप सोचिए, हमने आपने पूर्व कहा कि अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को छोड़ दीजिए। हालात के इस शिक्षा की कमी बहुत है, तो शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इनको दुनिया का जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है, उस विकास से इनको जोड़ना पड़ेगा। कलम नहीं खरीदेंगे, पेंसिल नहीं खरीदेंगे, लेकिन चक्कू जरूर खरीदेंगे, कट्टा जरूर खरीदेंगे, बम जरूर बनाएंगे। तो ये जो सोच है, ये विनाश की और मोदी जी की विकास की नीति, इस विकास की नीति को इनको अपनाना पड़ेगा। और अपनाएंगे कैसे? इनके मौलाना और मौलवी मस्जिदों में उनको कहें कलम पकड़ो बेटा, पेंसिल पकड़ो। ठीक है। जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है। हाजिम जी, पहले तो वो सबूत रख दीजिए कि महाभारत में कहां लिखा था। नहीं, आप बता दीजिए ना, स्क्रीन पे ऐसे नहीं दिखता है। नहीं देखिए, मैंने गूगल सर्च कर लिया, पूरे गूगल पर भरा पड़ा है। आप गूगल को आपके एक्सपर्ट जो IT सेल वाले, उनसे बात कीजिए, वो निकाल के आपको तुरंत दे देंगे। राणा जी, एक है, देखिए हर किसी के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है बस इतना बता दीजिए ना, कहाँ लिखा है बस इतना बता दीजिए। आपको देखिए, सुनिए, हाँ, एक बार स्क्रीन पर फोन दिखाइए अपना, एक बार स्क्रीन पर फोन दिखाइए। हाजिम जी स्क्रीन पर फोन दिखाइए, एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। देखिए सर, नहीं, थोड़ा सा कीजिए, अपने लेफ्ट में कीजिए। हाँ, अपने लेफ्ट में कीजिए, लेफ्ट। हाँ, देखिए सर, वो क्या लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखिए। जहां वो लिखा है उसके ऊपर अमेज़न आ रहा है। नहीं, मैंने तो सर सारी चीज देखिए, सिर्फ एक लाइन देखकर, सिर्फ एक लाइन दिखाकर आप पूरी बात नहीं कह सकते ना। ये सिर्फ एक लाइन है, ये उसका टाइटल है, टाइटल है। पूरे अंदर की कहानी पढ़िए पहले अंदर की कहानी पढ़िए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 1000 कोई धर्म की किताब नहीं दिखा रहे, किसी महाभारत गीता को नहीं दिखा रहे, केवल एक मोबाइल पर दिखा रहे हैं। अब आप इस तरीके की बात सुनिए, जिस तरीके से अभी वेद भूषण जी ने एक बात कही। नहीं, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आप अपनी बात रखिए ना, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए।
मेरा सवाल इतना सा है कि वेदभूषण जी ने यह भी कहा कि जामा मस्जिद के इमाम का भी एक बड़ा हस्तक्षेप रहता है और पुलिस पर दबाव भी रहता है और इनके ऐसे जो अपराधी हैं उनके समर्थन में आकर भी खड़े होते हैं। हाँ देखिए राणा जी, इसीलिए बदनाम होते हैं। सुनिए सर, बात तो सुनिए, जब आपने सवाल करा तो जवाब सुनने की भी तो बिल्कुल जवाब आप दीजिए ना। देखिए वेदभूषण जी ने कहा कि जामा मस्जिद के जो इमाम है उनका प्रेशर रहता है पुलिस प्रशासन पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वेदभूषण जी उस कार्यकाल में थे जब जामा मस्जिद के इमाम साहब का प्रेशर पड़ता था? वो जीरो हो चुके थे उस टाइम पर, आप भी जीरो है, उस टाइम जीरो हो चुके थे वो, उनको जीरो कर दिया सरकार ने। नहीं वेदभूषण जी, जामा मस्जिद के इमाम से ज्यादा आपकी वक़्त है। मेरी बात, हाजिम नाजिम की बात ज्यादा सुनी जाती है। जामा मस्जिद के इमाम जीरो हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन पर अगर प्रेशर पड़ता तो आप इसका मतलब अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाते। आपकी ज्यादा पहचान है आज की डेट में जामा मस्जिद के इमाम जीरो हो चुके हैं। वेद जी एक एक करके बात करेंगे। वेद जी एक एक। हाजिम जी, उन्होंने ये कहा कि उनका दबाव रहता था, अब वो शून्य हो चुके हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों के समर्थन में खड़े होने से चूकते नहीं है। माइनस में चले गए। राणा जी मेरी बात सुनिए, मैं था वाली बात में ही जा रहा हूं। बदल गया है कि हमारे वेदभूषण जी उस कार्यकाल में थे जब जामा मस्जिद के इमाम साहब का प्रेशर उस टाइम पुलिस प्रशासन पे था। मैं था वाली बात कर रहा हूं। उससे पहले थे, उससे पहले था, उससे पहले था। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है हाजिम जी, आपने ध्यान से नहीं सुना है। उससे पहले था। मतलब इन्होंने अपनी जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी। हाजिम जी बात इधर अदर घुमाने से काम नहीं चलेगा। देखिए मेरा बड़ा सीधा सवाल है हाजिम जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि आखिर अशिक्षा इतनी अशिक्षा क्यों, और वहां आखिर आप स्कूलों में क्यों नहीं भेजते अपने बच्चे? वेलकम में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये ना आपके लिए बेहतर हो सकती है ना हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो सही के साथ खड़े हो जाइए। यहां धर्म क्यों देखते हैं आप? गलत को गलत कहिए ना। हाँ राणा जी, जब एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा तो बिल्कुल मैं धर्म के साथ खड़ा हुआ और बात कहूंगा। और देखिए जब बात आती है वहां नाबालिग बच्चे की, देखिए हमारा कानून प्रक्रिया, कानून जो भी एक्शन लेगा उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल तो यह है ना कि आप ही की कम्युनिटी के लोग आकर खड़े होते हैं उनके समर्थन में, और जब वो खड़े होते हैं समर्थन में तब सवाल उठता है, उससे पहले नहीं उठता। हाजिम जी, राणा जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता और ना कोई मजहब होता है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए। जिस तरीके से इस बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने एक हरकत करी है, तो ये बताइए कि पूरे इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो भारत का मुसलमान कहता है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब पूरी कम्युनिटी को अगर शिशिर जी और वेदभूषण जी अगर टारगेट करेंगे तो हाजी नाजिम बिल्कुल खड़ा होकर कहेगा मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है? हाजिम जी डायरेक्ट सवाल, मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है? मदरसे के अंदर सर मुफ्ती आलिम हाफिज ने कुरान निकलते हैं सर पढ़ के। और अगर आपको याद हो अभी कुछ समय पहले सिखाई जाती है, के एग्जाम में भी 18 कट्टरता सिखाई जाती है, मदरसे से पास हुए थे। हाजिम जी कट्टरता सिखाई जाती है। कट्टरता तो आप देख ले लो, कट्टरता तो शिशिर जी के शब्दों में, वेदभूषण जी के शब्दों में, और जो तस्वीर है, जो तस्वीर स्क्रीन पर है उसमें कट्टरता नहीं है। हाजिम जी 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 जो तस्वीर है, जो तस्वीर दिल्ली के वेलकम से निकल कर आई, क्या वो कट्टरता नहीं है? ये कट्टरता नहीं है। मैंने कहा कि वो मानसिक रोगी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मानसिक रोगी कहकर पल्ला झाड़ लिया जाए गलत है सर, और फिर उसे मानसिक रोगी के समर्थन में खड़ा होया जाए। कट्टरता नहीं है तो ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। खुलेआम चाकू मार रहा है, इसको कट्टर नहीं कहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए वेदभूषण जी। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और तमाम ये कितना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही कि दिल्ली के वेलकम से जो तस्वीर आई है निकलकर, वो हैरान कर देने वाली है, रूह को कपा देने वाली है। और सवाल यह भी कि आखिर उस जगह पर ऐसी स्थितियां क्यों हैं, आखिर इतनी अशिक्षा क्यों है, आखिर इतना अपराध क्यों है? क्या पुलिस नाकाम है, क्या सरकार नाकाम है, या फिर धर्म की आड़ में ये सब कुछ चल रहा है? और चल रहा है तो इस पर कड़ा प्रहार होना आवश्यक है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।